जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स। इसका मतलब है बेटा कि जितने भी कंपाउंड्स बन रहे हैं एलिमेंट्स के, और हमने सिर्फ वही कंपाउंड स्टडी करने हैं जो कि तमाम एलिमेंट्स बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हेलाइड्स हैं, हाइड्राइड्स हैं और ऑक्साइड्स हैं। हेलाइड्स मीन हैलोजन एटम्स। हैलोजन एटम्स तमाम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के साथ रिएक्ट किस तरह से करेंगे, और अगर कर लेते हैं तो वो किस तरह के कंपाउंड बनाएंगे, क्योंकि कंपाउंड्स की नेचर होती है ना, आयनिक हैं, कोवलेंट हैं, या इन बिटवीन दोनों के 50% आयनिक और 50% कोवलेंट करैक्टर रखते हैं। इस तरह से बच्चे दूसरा है हाइड्रोजन इन तमाम एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके किस तरह के हाइड्राइड्स बनाता है, और ऑक्सीजन किस रिएक्ट करके किस तरह के ऑक्साइड्स बनाती है, और उनकी वेरिएशन क्या है लेफ़्ट राइट, यानी कि हेलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ लेफ़्ट राइट किस तरह से वेरी कर रही हैं, ऑक्साइड्स की किस तरह से कर रही हैं, और हाइड्राइड्स की किस तरह से कर रही हैं। सबसे पहले बेटा है हेलाइड्स। हेलाइड्स मीन हैलोजन एटम्स जब रिएक्ट करते हैं तो लेफ़्ट राइट पीरियोडिक टेबल में किस तरह से वेरिएशंस आती हैं। अब बेटा जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो चूँकि प्योरली मेटल्स हैं, ठीक है, और उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है। जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटल की ज़्यादा होगी और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उतना ही ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगी और बॉन्ड क्या होगा, आयनिक in नेचर होगा, पोलैरिटी उतनी ज़्यादा क्रिएट होगी। तो इनके जो कंपाउंड्स हैं हेलोजन के साथ, जैसे हम टेबल में बेटा आप लोग देख रहे हैं, सोडियम है जो फर्स्ट ग्रुप में से है, मैग्नीशियम सेकंड में से है, एल्युमिनियम थर्ड में से है, सिलिकॉन फोर्थ में से है, और फास्फोरस फिफ्थ में से है, और सल्फर छठे ग्रुप में से है। सातवें वाले तो खुद ही रेड कर रहे हैं। तो इनके जो हेलाइड्स हैं यानी कि क्लोराइड्स हैं वो लेफ़्ट टू राइट उनके मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द टेबल मूव कर रहे हैं, या लेफ़्ट टू राइट, यहाँ तो डाउन द टेबल लेकिन लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से आयनिक करैक्टर कम और कोवलेंट करैक्टर बढ़ता जा रहा है। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होते जाने की वजह से कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा और आयनिक करैक्टर कम होगा और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा। अब अगर हम यही बात कर लें अमंग फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स के, ये देखिए ना, यहाँ उन्होंने वेरिएशन लिखी हुई है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किस तरह से वेरी कर रहा है। थर्ड लाइन पे देखें कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किन का होगा, फ्लोराइड्स का होगा, उसके बाद क्लोराइड्स का, फिर ब्रोमाइड्स का और फिर आयोडाइड का। अब यहाँ बेटा रीज़न ये है कि जब हम फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। अगर ये बनाता है सोडियम फ्लोराइड तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि सोडियम फ्लोराइड एक प्योरली आयनिक कंपाउंड होगा। बेशक सोडियम क्लोराइड भी है, लेकिन सोडियम फ्लोराइड का आयनिक करैक्टर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और सोडियम वैसे ही मेटल है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ज़्यादा होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का उससे कम होगा, सोडियम ब्रोमाइड का उससे भी कम होगा, और सोडियम आयोडाइड का उससे भी कम होगा। तो बेटा जो बॉन्ड एनर्जी आयनिक कंपाउंड जब बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम लेटिस एनर्जी कहते हैं। तो इसलिए रीज़न क्या है सोडियम फ्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने की, उसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। बॉन्ड एनर्जी अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है उस केस में हम बॉन्ड एनर्जी को लेटिस एनर्जी बोलते हैं। वो ज़्यादा होने की वजह से इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं, यानी कि इसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अब अगर हम मूव करते हैं सेकंड पैराग्राफ में, देखें सिलिकॉन कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स विच आर हाईली पोलर। अब इसकी पोलैरिटी भी ज़्यादा है। उसके बाद हम मूव करते हैं नीचे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की तरफ और सल्फर डाइक्लोराइड की तरफ। ये लेस पोलर हैं सिलिकॉन की निस्बत, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्लोराइड और दूसरे एटम के दरमियान ज़्यादा होगा उतना ही उसका बॉन्ड पोलर होगा। ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। रिड्यूस होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के रिड्यूस होने की वजह से जो हेलाइड्स हैं वो आयनिक से कोवलेंट करैक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। द ग्रेजुअल चेंज इन द बॉन्ड टाइप एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द क्लोराइड्स ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज शोन इन द टेबल। वो हम आगे मजीद उसको टेबल में भी देख लेंगे। अब बेटा थर्ड पैराग्राफ में देखें, वो कहते हैं कि एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन द कोवलेंट हेलाइड मॉलिक्यूल्स आर वीक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, एक तो उनका बॉन्ड भी वीक है, दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी वीक हैं जो कि वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हैं।
जबकि आयनिक कंपाउंड्स में कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं आयंस के दरमियान। तो इसलिए दे आर ऑफ्टन गैसेस, लिक्विड्स और लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवलेंट हैलाइड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ द हैलोजन एटम्स, आयोडाइड्स एक्सेट्रा। अब देखें आयोडाइड का साइज़ लार्ज है और ये मोर पोलराइजेबल आयन है। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि अगर एटम का साइज़ बड़ा है तो उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बनते हैं, यानी कि आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपस में अट्रैक्शन कम है और उनके पोल्स की तरफ चार्ज एक्यूमुलेशन ज़्यादा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज एक तरफ होगा, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो अगर ये पोलराइजेबिलिटी है, एटम का साइज़ बड़ा है, तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होंगी और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, हाई होंगे कोवलेंट हैलाइड्स के, जो आयोडाइड के हैं। The variation in the bonding character is also present in descending from top to bottom in the halogen group. In general, for a metal, the order of decreasing ionic character of the halides, halides का जो order of decreasing ionic character है वो डिक्रीज़ हो रहा है आयोडाइड की तरफ। वो अगेन वही चीज़ बेटर रिपीट हो रही है जो फर्स्ट पैराग्राफ में थी कि फ्लोराइड का आयनिक करैक्टर ज़्यादा है, क्लोराइड का उससे कम है, ब्रोमाइड का उससे कम, आयोडाइड का उससे कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से है। एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड इज़ प्योरली आयनिक, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 1290 डिग्री सेल्सियस है एंड फेयरली अ गुड कंडक्टर, वेयर इज एल्यूमिनियम आयोडाइड इज़ प्रीडोमिनेटली कोवलेंट विद मेल्टिंग पॉइंट 198 डिग्री सेल्सियस एंड इलेक्ट्रिकली अ नॉन कंडक्टर है, ठीक है, क्योंकि वो आयोडाइड से है। एल्यूमिनियम और आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ भी वीक है और दूसरी चीज़ बेटा जो इसमें आ जाती है वो है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होने की वजह से उसका कोवलेंट करैक्टर जो है वो ज़्यादा है, आयनिक करैक्टर कम है। इन केस ऑफ द एलिमेंट्स फॉर्मिंग मोर देन वन हेलाइड्स, द मेटल हेलाइड इन इट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट टेंड्स टू बी आयनिक। ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी कम होगी वो उतना उसका आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा, व्हाइल दैट इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ कोवलेंट, वो कोवलेंट इन नेचर होंगे। मिसाल के तौर पर लेड क्लोराइड, ठीक है, जिसको हम प्लम्बस बोलते हैं, इसमें लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इज़ मेनली आयनिक, वाइल लेड टेट्राक्लोराइड जिसको हम प्लम्बिक क्लोराइड कहते हैं इज़ फेयरली कोवलेंट। दिस इज़ अगेन दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लेड। लेड की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ लेड PbCl2। तो ठीक है बेटा, प्लम्बस क्लोराइड जो है वो आयनिक के नेचर है, जबकि प्लम्बिक क्लोराइड जो है वो कोवलेंट इन नेचर है। अब हम बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, हाइड्राइड्स की तरफ। हाइड्राइड्स क्या हैं, ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन के दूसरे एलिमेंट्स के साथ। बाइनरी मीन वो कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हों। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग, हाइड्राइड्स में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। हाइड्राइड्स भी 3 तरह के हैं, जैसा कि हमने हेलाइड्स को स्टडी किया, आयनिक हैं, कोवलेंट हैं, इंटरमीडिएट हैं। एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप फर्स्ट ए आर द हैवियर मेंबर ऑफ द ग्रुप्स एंड द हैवियर मेंबर ऑफ द ग्रुप सेकेंड फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स विच कंटेन हाइड्रोजन आयन, ठीक है। आयनिक हैवियर मेंबर्स मीन जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है। दीज हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड्स विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक हैं तो लिहाजा ये क्रिस्टलाइन इन नेचर हैं और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हैं और ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। नेक्स्ट पैराग्राफ में बेटा देखें, टेंडेंसी टुवर्ड्स द कोवलेंट करैक्टर इंक्रीजेज बाय मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। कोवलेंट करैक्टर के इंक्रीज़ होने की टेंडेंसी लेफ़्ट टू राइट बढ़ रही है, जबकि आयनिक करैक्टर के इंक्रीज़ होने की टेंडेंसी लेफ़्ट टू राइट कम हो रही है। हाइड्राइड्स ऑफ द बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, जो कि सेकंड ग्रुप में है, बेरिलियम और मैग्नीशियम, रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ द इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। देयर प्रॉपर्टीज़ आर इन बिटवीन द आयनिक एंड द कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं बच्चे, टेबल बना हुआ है जिसमें फर्स्ट 2 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट के सारे एलिमेंट्स जो हाइड्राइड्स बनाते हैं वो, और सेकंड के लास्ट 3 हाइड्राइड्स वो आयनिक के नेचर हैं, बाकी सारे कोवलेंट, बाकी इंटरमीडिएट हैं। ऊपर वाले इंटरमीडिएट हैं, सेकंड ग्रुप के भी इंटरमीडिएट हैं, थर्ड ए के नीचे वाले इंटरमीडिएट हैं, नीचे वाले एक इंडियम इंटरमीडिएट है, बाकी तमाम कोवलेंट इन नेचर हैं। द कोवलेंट हाइड्राइड्स आर यूजुअली गैसेज और वोलेटाइल लिक्विड्स, जबकि आयनिक हाइड्राइड्स जो थे वो सॉलिड इन नेचर थे। दे आर नॉन कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएं, चाहे वो अपना मोल्टन फॉर्म में हों। सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, वो भी 2 सूरतों में, अगर वो पानी में डिज़ोल्व हो गए हैं
फ्री उनके आइंस हैं और मोल्टन फॉर्म में अगर वो मौजूद हैं. एंड डिजोल्व इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. देयर बॉन्ड्स एनर्जीज डिपेंड ऑन द साइज एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स. स्टेबिलिटी ऑफ द कोवलेंट हाइड्राइड्स इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब स्टेबिलिटी इनकी क्या है, लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है and decreases from top to bottom in the group. Fluorine forms the most stable hydrides, and that least stable are those of the thallium, lead and bismuth. These hydrides are formed by the elements with electronegativity values greater than 1.8. Since the electronegativity of hydrogen is 2.1, most of these hydrides have polar covalent bonds in which hydrogen is carrying a slightly positive charge. तो बेटा जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, हाइड्राइड्स आयनिक के नेचर होंगे, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे. और कोवलेंट जो हाइड्राइड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यानी कि लेफ़्ट पे कोवलेंट हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी कम है और राइट पे ज़्यादा है, क्योंकि लेफ़्ट पे अपना कोवलेंट हाइड्राइड्स जो हैं वो मोस्टली आयनिक के नेचर हैं, जबकि दरमियान में इंटरमीडिएट हैं और राइट पे कोवलेंट इन नेचर है. क्लियर हो गया. नेक्स्ट बेटा अब हम मूव करते हैं अगले पेज की तरफ. ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, अगर हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द अदर एलिमेंट्स इंक्रीजेस. बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है. एंड द हाइड्रोजन एलिमेंट्स बॉन्ड बिकम्स मोर पोलर. वो पोलर होता चला जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाइड्रोजन में और दूसरा जो नॉन मेटल एटम है उसमें बढ़ रहा है. जबकि अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें कि छठे ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, वाटर बना रहा है, और सातवें ग्रुप के फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन फ्लोराइड बना रहा है. दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं इन अपने अंदर, मतलब इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स जनरली इंक्रीज ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप एज शोन इन द टेबल, एक्सेप्ट द हाइड्राइड्स लाइक वाटर है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, अमोनिया है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लिहाजा उनके हाई बॉइलिंग पॉइंट हैं जो कि एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं. क्योंकि बेटा वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे अगले चैप्टर्स में आएगा जिसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे. ये टाइप है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, और ये पाई जाती है वाटर में और अपना हाइड्रोजन फ्लोराइड में. अब ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाइड्राइड्स 4th ग्रुप और 6th ग्रुप्स पे यहाँ पे गिवन है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं. यहाँ मीथेन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है. मीथेन बेटा रूम टेम्परेचर पे क्या है, गैस है. अब ये सॉलिड फॉर्म में होगी तभी मेल्ट होगी ना, तो सॉलिड फॉर्म में ये देखिए कितने नेगेटिव टेम्परेचर पे होगी, लिहाजा इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों नेगेटिव में आ जाते हैं. वो तमाम चीज़ें जिनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें यहाँ नेगेटिव में दिए गए हैं, इसका मतलब हमारे रूम टेम्परेचर पे जो कि 25 होता है, 35, 40, 48 तक गर्मियों में चला जाता है, तो उस पर वो चीज़ें तमाम चीज़ें गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं. सिर्फ पानी है जो कि एग्जिस्ट करता है एज लिक्विड फॉर्म, ठीक है. बाकी तमाम के यहाँ देखें इनके नेगेटिव में वैल्यूज़ हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा हमारा जो अगला कंपाउंड है वो है ऑक्साइड्स. ऑक्सीजन तमाम एलिमेंट्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है. ऑक्सीजन फॉर्म कंपाउंड्स कार्ड ऑक्साइड्स विद ऑलमोस्ट एवरी अदर एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स में तमाम के साथ बनाता है. सिंस मैनी ऑफ दीज हैव क्वाइट अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़. कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि वो दूसरे ऑक्साइड से बिल्कुल हटके हैं. देयर इज़ एन एक्सटेंसिव एंड वेरिड केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन स्टडी की गई है. ऑक्साइड्स कैन बी क्लासीफाइड इन मोर देन वन वेज. उसको हम एक से ज़्यादा तरह भी क्लासीफाई कर सकते हैं. पहले हमने कैसे किया, आयनिक हैं या कोवलेंट हैं. अब हम किस तरह से करेंगे, बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ द बॉन्डिंग दे हैव एज वेल एज देयर एसिडिक और बेसिक करैक्टर भी होता है. वहाँ पर ऐसी बेसिक करैक्टर नहीं था, वहाँ हमने हाइड्राइड्स और हेलाइड्स के केस में यही देखा है कि वो आयनिक हैं या कोवलेंट हैं. अब यहाँ पे आयनिक और कोवलेंट के साथ साथ इनका क्या करैक्टर है, एसिडिक और बेसिक भी है. वी शुड डिस्कस हियर द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर एसिडिक और बेसिक बिहेवियर. इन दिस चैप्टर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन कैरेक्टर्स. स्टार्ट में बेटा हमने देखा था कि मेटल्स की जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर हैं. जब हमने पढ़ा था मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, तो हमने वहाँ देखा था कि मेटल्स जो ऑक्साइड्स बनाती हैं वो बेसिक इन नेचर है. और वो बेसिक इन नेचर क्यों हैं, क्योंकि उनके ऑक्साइड्स जब वाटर में डिजोल्व होते हैं तो अल्कलीज बेस बनाते हैं. जैसे सोडियम ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, पोटाशियम ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है. जबकि जो नॉन मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर एसिड बनाते हैं. जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है. सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होगी तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देगी H2SO4. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होती है तो वो कार्बोनिक एसिड बना देगी H2CO3. तो
तो इनकी करैक्टर इस वजह से इनको एसिडिक बेसिक कहा गया है क्योंकि ये जब वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो रिस्पेक्टिव तरह का जो है वो एसिड या बेस बना देते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द मेटल ऑक्साइड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स एंड एसिडिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वन अनदर टू गिव साल्ट। क्योंकि वो पानी के अंदर एसिड बेस अगर बना रहे हैं तो बेशक वो पानी में डिज़ोल्व नहीं है, वो अपने अंदर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ रखते हैं। तो लिहाजा अगर एसिडिक ऑक्साइड्स को हम बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो वो साल्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे बच्चे एग्जांपल्स दी गई हैं। सोडियम ऑक्साइड जो कि मेटालिक ऑक्साइड है, इसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये बना देगा सल्फ्यूरिक एसिड। अब इन दोनों को आपस में जब हम रिएक्ट कराएंगे तो ये सोडियम सल्फेट बना देंगे Na2SO4। थोड़ा सा यहाँ एरो ऊपर चला गया है तो बेटा ये है Na2SO4, सोडियम सल्फेट बन रहा है। देयर इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ द ऑक्साइड्स, तीसरी तरह के ऑक्साइड्स भी होते हैं और इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। और ये किसके होते हैं? ये मेटलाइड्स के होते हैं, उन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स जो ना तो मेटल्स हैं और ना ही नॉन मेटल्स हैं। अब यहाँ पे बेटा आप टेबल में देख रहे हैं जो पहला ग्रुप जो आपको डार्क ग्रीन नज़र आ रहा है, इसमें तमाम मेटल्स हैं, ये तमाम बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। जो आपको ग्रासी कलर ग्रीन नज़र आ रहा है, ठीक है, सेंटर में जब बेरिलियम है, जिंक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सारा एरिया ऐसा है जिसमें ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो ना तो मेटल्स हैं और ना ही नॉन मेटल्स हैं। लिहाजा ये मेटलाइड्स हैं और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। उसके बाद एसिडिक हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं जो कि तमाम नॉन मेटल्स बना रही हैं। ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि पहले और दूसरे ग्रुप के जो ऑक्साइड्स हैं एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम के अलावा तमाम के तमाम क्या हैं? बेसिक इन नेचर हैं, आर बेसिक एंड कंटेन ऑक्साइड आइंस। द ऑक्साइड ऑक्साइड आइन जिसको हम ऑक्सीजन का है हैज़ हाई एफिनिटी फॉर प्रोटोन एंड कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन इन द एक्वस सॉल्यूशन। वो प्रोटोन ले लेता है, वो एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी के सॉल्यूशन में अकेला नहीं रहता, पानी के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आइंस भी होते हैं और OH नेगेटिव आइंस भी होते हैं, तो H पॉजिटिव आयन ले लेता है और एक्वस मीडिया में कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। लिहाजा इट इमीडिएटली टेक्स प्रोटोन फ्रॉम वाटर एंड फॉर्म OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन बेटा क्या है? बेसिक करैक्टर है। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स तो वो सॉल्यूशन को बेसिक ही नेचर कर देगा। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये एसिडिक के नेचर होते हैं, देन ये पानी में डिज़ोल्व होते हैं टू प्रोड्यूस एसिडिक सॉल्यूशन। ऑक्साइड्स ऑफ रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स सच एज, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी हैं हमारे पास जैसे बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये प्योरली मेटल्स नहीं है और ना ही नॉन मेटल्स हैं, मेटलाइड्स हैं। लिहाजा ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और टूवर्ड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इनके होते हैं और एंड बिहेव एज एसिड टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग बेस एंड एज बेसिस टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि इनके साथ अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करा दें तो ये एसिड के तौर पे बिहेव करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करा दें तो ये बेस के तौर पे ऐड करेंगे, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। अब जिंक एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, नीचे लास्ट पेज के एंड में 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। अब जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक in नेचर है, सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेस के तौर पर रिएक्ट करेगा और जिंक सल्फेट बना देगा। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक एसिड है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एज आ एसिड बिहेव करेगा और ये अपना जो है वो ऑक्साइड आयन इसमें बेस साल्ट बना देगा, जिसमें जी बेटा ये इसके साथ